स्कूल में हमें अक्सर ये कहा जाता था कि दिन में 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा न्यूज़ देखनी चाहिए, पर अब ऐसा नहीं कहा जाता और इसके पीछे कारण शायद ये है। कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं आप। बात करने दीजिए मुझे, आप यहाँ पे बात करने दीजिए मुझे। आप डरेंगे नहीं ना, आप डराएंगे ना, हम डरेंगे। मैं आपको बता दूं। हाँ, तो आप गुंडागर्दी। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। उसकी दुम थोड़ी मर्यादा रखिए। के लिए नेशनल टेलीविजन पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माफी मांगिए। काटिए इनको, काटिए। 2024 में रिलीज हुई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश की प्रेस मीडिया की रैंकिंग थी 159 आउट ऑफ 180। वहीं हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ की रैंकिंग हमसे बेहतर थी, जैसे नेपाल की रैंकिंग थी 74, भूटान की रैंकिंग थी 147, श्रीलंका की रैंकिंग थी 150, यहाँ तक कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 152 थी। आज हमारे देश की मीडिया की स्थिति इतनी ख़राब है कि आज उसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाला मीडिया सिर्फ एक मजाक या मीम्स का सोर्सेज बन के रह चुका है। आई एम सॉरी बाबू। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए हैं। तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा दलाल की तरह बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला। और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मांगना हो तो मांग भी लीजिएगा। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेद नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूं। नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात पे कायम हूं। चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे कुछ भी। अक्सर हमारे देश में मीडिया को ये कहा जाता है कि हमारे देश का मीडिया बिक चुका है, सरकार ने पैसों से मीडिया को खरीद लिया है। मगर अगर बात पैसों की है तो पैसे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी हैं, वो मीडिया को क्यों नहीं खरीद पाते? क्या कारण है कि नेशनल मीडिया सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार की चाटुकरता करता है? विपक्ष कहता है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन जिन 220 से ज्यादा, 225 से ज्यादा पत्रकारों को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। हर वो सवाल हुए हैं जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप?
आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? तो ये समझने के लिए कि क्यों हमारे देश का मीडिया ऐसी रिपोर्टिंग करता है, समझना पड़ेगा कि हमारे देश का मीडिया काम कैसे करता है, हमारे देश के मीडिया का बिजनेस मॉडल क्या है। कोई भी चैनल, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल है या वो न्यूज़ चैनल है, उसको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है रेवेन्यूज़ की। और न्यूज़ चैनल रेवेन्यू जनरेट करते हैं 2 तरीक़ों से, एक सब्सक्रिप्शन से और दूसरा एड से। तो हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस की। हमारे देश में जो न्यूज़ चैनल हैं उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस या तो बिल्कुल फ्री हैं या तो बहुत कम। वहीं फॉरेन मीडिया अपने रेवेन्यूज़ का 70% तक सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शन से। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के न्यूज़ चैनल आज तक, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन टाटा स्काई पे सिर्फ 0.83 पर मंथ है, सिर्फ 0.83, 1 रुपया भी नहीं। वहीं यूके के न्यूज़ चैनल BBC का ईयरली सब्सक्रिप्शन 159 पाउंड्स है, जो कि होता है 18,000 रुपये। इसीलिए आप देखेंगे कि BBC के कंटेंट के अंदर इतनी डाइवर्सिटी होती है। BBC अपनी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता है जिससे वो एडिशनल रेवेन्यूज जनरेट कर सकता है। बट आप जब देखोगे कि इंडिया के न्यूज़ चैनल में ऐसी कोई खास डॉक्यूमेंट्रीज बनाई नहीं जाती, और यही सब्सक्रिप्शंस वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से फॉरेन मीडिया को रेवेन्यू के लिए एड्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, क्योंकि इंडियन न्यूज़ चैनल्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है एड्स, और इसी एड्स की वजह से मीडिया को भागना पड़ता है टीआरपी के पीछे। पर आखिर ये टीआरपी होता क्या है? टीआरपी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और इसका काम सिर्फ ये बताना होता है कि किस चैनल को कितना देखा जा रहा है। टीआरपी मेजर होती है एक डिवाइस से। इस डिवाइस का नाम होता है पीपल्स मीटर। ये पीपल्स मीटर देश के कुछ बड़े शहरों के कुछ घरों में लगाया जाता है। जितना ज़्यादा चैनल को देखा जाता है उतनी ही ज़्यादा उसकी टीआरपी आती है, और जितनी ज़्यादा टीआरपी उतने ज़्यादा ऐड, जितने ज़्यादा एड्स उतने ज़्यादा रेवेन्यू। और इसी टीआरपी की वजह से देश के कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स को ऐसे रिपोर्ट करना। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको यह बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा, और इसीलिए मैं आपको इस गेटअप में दिखाई दे रहा हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की आपको। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। इम्पोर्टेंट होती है कि देश के कुछ बड़े न्यूज़ चैनल इस टीआरपी को मैनिपुलेट करते हुए भी देखे गए। अरे टीआरपी घोटाले के बादशाह तक सुन लो, तुम्हारा एक एक कच्चा चिट्ठा मेरे पास है कि मैं सबसे ज्यादा देखा जा रहा हूं। ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रिपब्लिक ने भारत के साथ चीटिंग की है और मुंबई पुलिस ने उस बहुत बड़े स्कैम का भंडाफोड़ किया। मुझे पता है कि आप लोग सब मिले हुए हैं, और जिन चैनलों को हमने हराया वो सब मिले हुए हैं, और वही तो परमवीर सिंह का इंटरव्यू कर रहे हैं कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। आज सन्नाटा दिखाइए जरा, जहां से सबसे ज्यादा शोर निकलता है। हर किसी पर उंगली उठाने की आदत है बेबुनियाद तरीके से। इस टीआरपी को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। आपको बस ये पता लगाना होता है कि किन घरों में पीपल्स मीटर डिवाइस लगाया गया है। ये पता लगने के बाद कि किस घर में पीपल्स मीटर डिवाइस लगा हुआ है, आप उसके ओनर्स को
कुछ पैसे देते हो ताकि वो लगातार आपका न्यूज़ चैनल देखते रहें। अब वो न्यूज़ चैनल देखते रहेंगे तो उससे आपकी टीआरपी बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब सभी न्यूज़ चैनल्स इस टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं। तो ज़्यादातर डिबेट्स भी रिलीजन के आसपास ही घूमती है, क्योंकि रिलीजन इज़ अ हॉट टॉपिक और लोग सुनना चाहते हैं कैसे किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचे दिखाया जा रहा है। दानिश भाई बताइए, कितने साल पहले कन्वर्ट हुआ आप हिंदू से इस्लाम में? हिंदू से इस्लाम का समझ में नहीं आया। आप क्या कन्वर्ट कितने साल पहले हुए सर? कितनी पीढ़ियों पहले आप हिंदू से मुसलमान बने, ये पूछ रहा हूँ। फिर अभी मेरे अभी वर्ड कुछ और भी अलग होता है। तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ मैं इस समाज की, यही तो हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ। मैं 4 और सवाल करूंगा, देखिए पत्थर न पड़ गए मेरे ऊपर तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक के पिल्ले मेरे पास रोज आते हैं और ऐसे ऐसे पिल्लों को मैं रोज संभालता हूँ। ये एग्रेशन ही तो पत्थर है भाई साहब, और डेली चलाते हैं ये लोग, डेली चला रहे हैं। कसाब निकलेंगे तो उनके साथ गलत होगा, उनको कूचा जाएगा और ऐसा कूचा जाएगा कि उनकी कब्र तक नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर गोडसे के भक्त निकले तो ऐसा पेलूंगा, साले दिखेंगे नहीं, ऐसा पेलूंगा गोडसे के भक्त को। तो बोल के गए थे गोडसे जिंदाबाद, कहाँ पेल? बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए। जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा। वहीं 1995 में आई सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़ चैनल किसी व्यक्ति के रिलीजन को नहीं बता सकता, स्पेशली अगर वो न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब ये जो एंटिटीज़ होती हैं जो न्यूज़ चैनल्स को एड्स के लिए पैसे देती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है, और वो गवर्नमेंट बीजेपी की भी हो सकती है, कांग्रेस की भी हो सकती है, और वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। वो गवर्नमेंट बीजेपी की भी हो सकती है, कांग्रेस की भी हो सकती है, आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है। और ये एड्स पार्टी प्रमोशन के लिए नहीं होते, बल्कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनके प्रमोशन के लिए होते हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स देश के कोने कोने तक पहुंच सके। इसीलिए सरकार न्यूज़ चैनल्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में एड्स चलाती हैं उन स्कीम्स के रिलेटेड। हालांकि बीजेपी के टाइम में ये जो इन्फ्लुएंस है ये ज़्यादा बढ़ा है, जैसे कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में एड्स के बजट को बढ़ा दिया गया था। और यही कारण है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सरकार से हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो डिपेंडेंट है सरकार के दिए हुए पैसों पर। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। क्योंकि अब वो सरकार से हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, रेप्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फिर वो डिबेट कराते हैं रिलीजन पे, और फिर भी जो न्यूज़ चैनल सरकार से सवाल पूछते हैं उस पर सरकार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। जैसे कि 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार कैसे पेंडेमिक को हैंडल कर रही है उस पर सवाल पूछती है, तो उनके ऑफिसेज में टैक्स रेट्स बढ़ जाती हैं। वैसे ही 2021 में न्यूज़ लॉन्ड्री के ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे कराता है, और इस ऑपरेशंस में ऑफिशियल्स ने जो न्यूज़ लॉन्ड्री के ऑफिसेस का पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डेटा को कॉपी करके ले गए थे। इसी तरह 2023 में BBC के ऑफिस दिल्ली में टैक्स रेट बढ़ जाती है, जब ठीक इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी। और वैसे ही ED और CBI की रेट्स NDTV पे भी पड़ती हैं, और फिर जब NDTV को अडानी के द्वारा खरीद लिया जाता है तो ये सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। ऐसा सिर्फ बीजेपी की सरकार के अंडर ही नहीं हो रहा, बीजेपी की सरकार से पहले भी मीडिया को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी जाती थी। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी। पूरे देश के न्यूज़पेपर्स को पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी किसी भी चीज़ को पब्लिश करने के लिए। महाराष्ट्र में 4 नवंबर 2020 को जब मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करती है अन्वय नायक सुसाइड केस में, तब देश के होम का ये ट्वीट आता है। हमारे देश के न्यूज़ चैनल इतने इंडिपेंडेंट हैं कि
कुछ न्यूज़ चैनल्स के मालिक खुद पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि एशिया नेट चैनल के ओनर हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। और लोकमत न्यूज़ चैनल के मालिक हैं विजय दारदा, जो खुद 3 बार MP रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। न्यूज़ एक्स और इंडिया ऑन के ओनर हैं हरियाणा के नेता और मिनिस्टर विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा। तमिलनाडु के सबसे बड़े न्यूज़ टीवी सन टीवी के मालिक हैं कलानिधि मारन, जो कि रिलेटिव हैं तमिलनाडु के CM स्टैलिन के। पॉलिटिशियंस के अलावा बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं उन्होंने भी कुछ न्यूज़ चैनल्स को खरीद रखा है, जैसे कि रिलायंस ने खरीदा है न्यूज़ 18 को। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस कंट्रोल करता है 72 न्यूज़ चैनल्स को। वैसे ही गौतम अडानी ने 2022 में NDTV को खरीदा। वैसे ही इंडिया टुडे ग्रुप, जिसमें आज तक इंडिया टुडे, लल्लन टॉप जैसे न्यूज़ चैनल हैं, का अप्रॉक्सीमेटली 23% कुमार मंगलम बिरला फैमिली ओन करती है। और कहीं अगर इन न्यूज़ चैनल्स के ऑनर्स के रिलेशंस सरकार के साथ अच्छे हैं तो वो सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सरकार से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे सवाल तो पूछ नहीं सकते। तो वो ऐसी न्यूज़ चलाते हैं और वेट करते हैं कि कब देश में किसी कॉमेडी शो में डार्क कॉमेडी यूज़ होती है। और पूरा मीडिया इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को छोड़ के, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग को छोड़ के TRP के लिए इन कॉमेडियंस के पीछे पड़ जाते। हमारे देश के न्यूज़ एंकर्स सिर्फ किसी भी न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करने के लिए या TRP बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इन्हीं TRP को बढ़ाने के लिए शुरू होते हैं मीडिया ट्रायल। और मीडिया ट्रायल का मतलब होता है इससे पहले कोर्ट अनाउंस करे कि आप गिल्टी हो, मीडिया खुद ही अपने इन्वेस्टिगेशन से आपको गिल्टी अनाउंस कर देता है। रिसेंट टाइम में कुछ मीडिया ट्रायल्स के एग्जांपल्स हैं। दिल्ली में रहने वाली जसलीन फेसबुक पे एक पोस्ट करती है कि ट्रैफिक सिग्नल पे किसी लड़के ने उसको छेड़ा है। वो फेसबुक पोस्ट वायरल चले जाती है, जिससे उस इशू को एक नेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाती है। इससे पहले कि कोर्ट ये डिसाइड करे कि उस लड़के ने उस लड़की को मिसबिहेव करा था, मीडिया अपने ट्रायल्स चलाती है और मीडिया उसको रातों रात दिल्ली का दरिंदा घोषित कर देती है। आप मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, आपने क्या सोच के उस लड़की पे ये आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर है इसलिए वो अपना एजेंडा चला रही है? बदतमीजी आप करते हैं और फिर आप लड़की पे ये ब्लेम डालते हैं कि वो अपना एजेंडा चला रही है। मैम पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन होते हैं मुझे ये बोलने लगे मैंने बदतमीजी की? बिल्कुल मैं होती हूँ, क्योंकि उसके पास एविडेंस है। उसने पुलिस के, आपको लगता है पुलिस के पास जाना इतना आसान है? वो जाके एविडेंस देती है, वो जाके उन्होंने सिर्फ फोटो क्लिक की है। हाँ। उसमें उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने उसको अब्यूज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। सरफ जी, कोई मजाक में फोटो नहीं खींचता। आपको लगता है इतना आसान है कि मजाक में अपना वो फोटो डालेगी? वो आपको जानती नहीं है। क्लियरली आपने बदतमीजी की, उसने फोटो लगाई और अब आप कह रहे हैं वीडियो भी चाहिए आपको। एक तो एविडेंस है, अगर सोचिए फोटो नहीं भी होती फिर तो बिल्कुल कभी पता नहीं लगता कि आपने उनको परेशान करने की कोशिश की। मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैंने उनसे पंगे, मैं उनको छेड़छाड़ भी कर ली, उनको अब्यूज भी कर दिया, फिर भी बैठ के मैंने फोटो भी क्लिक करवा ली। लो मेरी फोटो क्लिक कर लो। वही तो आपकी एरोगेंस है, क्योंकि आप जैसे लड़के जब ये बदतमीजी करते हैं आप मान के चलते कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपका एक घमंड रहता है। एक तो उस लड़की ने कॉन्फिडेंस दिखाया, ऊपर से आप कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की लड़की हैं और आप अपना एजेंडा। आपको माफी मांगनी चाहिए सरफजीत, इस पॉइंट पे ऑन कैमरा यू शुड अपोलोजाइज। माफी मैं मांगता अगर मैंने गलती की होती तो। आप अभी भी मान के चल रहे कि आपने? मैंने गलती की नहीं मैम। जब मुझे लेफ्ट जाना था, लेफ्ट पूरा खाली था, वो मेरे सामने क्यों आई? क्यों आपकी और आपकी परिवार ने उस पर ये एलिगेशन लगाया कि वो अपना पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा चला रही है? आप लोग को, आपकी फैमिली को माफी मांगनी चाहिए कि आप बदतमीजी करते हैं सड़क पे, और इंस्टेड क्या होता है कि आपकी फैमिली कहती है कि नहीं नहीं हमारा बेटा तो इनोसेंट है। आप अभी भी आपके फेस पे वो अपॉलॉजी नहीं दिख रही है। दिस इज वेरी शेमफुल। मैम अगर वो लड़की तो सही है। और फिर वो लड़का सरफजीत 4 साल कोर्ट में केस लड़ता है और 4 साल के बाद कोर्ट उसको सारे चार्जेस से फ्री कर देता है। उस समय चलाए गए मीडिया ट्रायल्स की वजह से एक इनोसेंट लड़के को रातों रात दिल्ली का दरिंदा बना दिया गया, उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और उसको मेंटली काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी, उसको और उसकी पूरी फैमिली को। और ऐसा ही सेम होता है 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में, जहाँ पे मीडिया ये पूरी तरीके से साबित कर देती है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के पीछे उनकी गर्लफ्रेंड रेहा चक्रवर्ती का हाथ। Ladies and gentlemen, in the last 2 days, we have seen a well-calibrated attack on Sushant Singh Rajput's family by the Sonia Sena government and also the prime accused in the case, Riya Chakrabarti, leading us to believe if it's a fixed match between the Maharashtra government and Riya Chakrabarti, the accused. Here is why Riya should be arrested now, and then we debate. उसके बाद जब ये केस CBI के पास जाता है, रिसेंटली CBI ने ये कंक्लूड करा है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के
रिया चक्रवर्ती का कोई भी हाथ नहीं है। और उन मीडिया ट्रायल्स के दौरान हम सब ने विटनेस करा कि कैसे न्यूज़ चैनल सिर्फ टीआरपी के लिए रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली को किस हद तक हैरेस करा गया। जो डैमेज न्यूज़ चैनल्स ने उस मीडिया ट्रायल्स के दौरान रिया चक्रवर्ती की लाइफ में करा, उससे शायद रिया चक्रवर्ती कभी बाहर भी ना आ पाए। और जब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को एक्विट कर दिया सारे चार्जेस से, तो किसी भी न्यूज़ चैनल ने माफ़ी नहीं मांगी एक्सेप्ट जी न्यूज़ के ओनर सुभाष चंद्रा को छोड़ के। आज हमारे देश का नेशनल मीडिया सरकार पे इतना डिपेंड हो गया है कि सच दिखाने की बजाय वो सरकार के लिए ही काम कर। स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। अपने इसके साथ साथ उनका नींद उड़ा दिया है। अभी जो दिया है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आपके जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी हैं कि अभी ये दिख रहा है इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। और शीर्ष पर बने रहना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप। और शीर्ष पर बने रहना का अपना एक दबाव भी होता है बहुत। आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई और लंच पे रोना धोना शुरू। 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, अपनी विरासत आप कैसे पीछे छोड़ना चाहते हैं? तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के अंदर भरा, और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है। मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। Have we come to this situation जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुँच गए हैं? वो सरकार को ही प्रमोट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स 24/7 सिर्फ सरकार को ही प्रमोट कर रहे हैं, जिससे उनके व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि देश में सब सही चल रहा है। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें हमारे देश की न्यूज़ एंकर्स इंडिया को ऐसे कंपेयर करते हैं कि हमारा देश चाइना, अमेरिका, इन सबको पीछे छोड़ चुका है। देश के कुछ अहम मुद्दे जैसे पॉवर्टी, एयर पोल्यूशन, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डर्टीनेस, हेल्थ को पीछे छोड़ दिया जाता है। और इन मुद्दों पे ना तो ध्यान दिया जाता है, ना ही बात करी जाती है। और जब इन मुद्दों पे बात नहीं करी जाएगी तो इन मुद्दों को सुधारा कैसे जाएगा, और सुधारा नहीं जाएगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी हमारे देश की न्यूज़ चैनल्स नए रास्ते ढूंढेंगे, जिससे उनको सरकार पर डिपेंड ना रहना पड़े और वो इस देश के अंदर अच्छी रिपोर्टिंग कर सके। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं, और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं।